नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईएएस टॉपर आंसर कॉपी में। दोस्तों आज हम सेकंड चैप्टर करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का। हमने इसका फर्स्ट चैप्टर कर चुका है, ठीक है। तो आज हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। यानी कि इन लेखकों का काम क्या है कि प्राचीन इतिहास के बारे में इनकी सोच और इनके विचार और इन्होंने क्या योगदान दिया था, ठीक है। ये हमें पढ़ना है, ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, ठीक है। इन्होंने यानी जो प्राचीन भारतीय इतिहास है इनके बारे में इनका क्या कहना है, इन लोगों का यानी कि जो आधुनिक इतिहास वालों का है इनका क्या कहना है इनके बारे में, ठीक है। अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में इनका क्या कहना है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे दो तरीके के लेखक, ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो तरीके के लेखक, यानी कि उपनिवेशवादी लेखक और एक राष्ट्रवादी लेखक, ठीक है। ये जो उपनिवेशवादी लेखक है ये क्या कौन थे, जिन्होंने हम पर क्या करते उपनिवेश करा था, यानी हम पर राज किया था, हमें अपने अंडर में रखा था, ठीक है। अब ये जान लेते हैं कि इनको ज़रूरत क्या थी, ठीक है। अब ये भी जानना है ना मेरे को कि इन लोगों को भारतीय इतिहास जानने की ज़रूरत क्या थी, ठीक है। फिर हमें क्या जानना है कि अच्छा ये चलो मान लिए इन लोगों ने क्या कर लिया, इनकी ज़रूरत के हिसाब से इन लोगों ने क्या कर लिया, भारतीय इतिहास जान लिया। पर इन लोगों ने फिर क्या करा, अपने विचार क्या रखे, अपने भारतीय इतिहास के बारे में अपने विचार क्या रखे, ठीक है। चलो अब मैंने ये मान लिया कि इन लोगों ने विचार रख लिए, ठीक है। अब विचार रखने के बाद इन लोगों ने योगदान क्या दिया कि भारतीय इतिहास में इनका योगदान क्या है, ठीक है। इन लोगों ने क्या क्या करा है भारतीय इतिहास को जानने के लिए, ठीक है। ये अब यही बात सेम अपने भारतीय लेखक के बारे में, ठीक है, कि भारतीय लोगों को क्या जरूरत थी भारतीय इतिहास जानने के लिए, ठीक है, क्यों जरूरत थी इनको। फिर इन्होंने क्या विचार रखे अपने कि भारतीय इतिहास के बारे में इन लोगों ने फिर पढ़ने के बाद छानबीन करने के बाद अपने विचार क्या रखे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या योगदान दिया, ठीक है, भारतीय इतिहास में क्या योगदान इनका रहा है, ठीक है। इनके बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। तो अपने स्टार्टिंग होगी उपनिवेशवादी लेखक से, ठीक है। इनके विचारों को पढ़ेंगे, इनकी ज़रूरत पढ़ेंगे, इनके योगदान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ दोस्तों, तो ये क्या अपने उपनिवेशवादी लेखक, ठीक है, अपने तो नहीं है, ये तो विदेशी वाले हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या इनकी क्या ज़रूरत थी भारतीय इतिहास को जानने के लिए, ठीक है। अभी समझाते हैं इनको कि इनको क्या ज़रूरत थी भारतीय, ये पढ़ रहे हैं अपनी ज़रूरत, इनकी ज़रूरत पढ़ रहे हैं कि इनको क्या ज़रूरत है भारतीय इतिहास जानने के लिए। भारतीय परंपरा को जानकर भारतीय लोगों पर लंबे समय तक क्या करना चाहते थे, शासन करना चाहते थे। ये हमारी कमजोरियाँ जानना चाहते थे। अच्छा इनको बताओ कि ये हमारी कमजोरी जानना चाहते हैं, हमारी परंपरा जानना चाहते थे कि ये लोग भारतीय लोग कौन सी परंपरा को मानते हैं, ठीक है। ये हमारी परंपरा जानने के बाद क्या करते हैं कि हमारी परंपरा जानने के बाद क्या करते हैं, ये ऐसा दिखाते हैं कि हम भी आपकी परंपरा का क्या करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, ठीक है। हम भी आपकी भावना का कदर करते हैं। और धीरे धीरे क्या दिखाते हैं, हम आपके दोस्त हैं, ठीक है, हम आपके दोस्त। ये जो अंग्रेज थे ना क्या करते दिखाते थे, हम आपके अपने हैं। पर ये क्या करते थे, अपने बन के क्या करते थे, पीठ में छुरा गापते थे, पीठ में क्या करते थे, छुरा गाप देते थे, ठीक है, छुरा गापते थे ये लोग। यानी कि ये दिखाते थे खाली, ठीक है, कि हम आपके अपने हैं, पर क्या करते थे, ये छुरा गापते। इसीलिए ये लोग भारतीय परंपरा को जानना चाहते थे ताकि ये लोग हमें बता सके हम आपके अपने हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट अपना ये है, भारतीय परंपरा के द्वारा लोगों की कमजोरियों को जानना, ठीक है। यानी कि भारतीय लोग कमजोरियाँ जानना चाहते हैं। अच्छे ये धार्मिक लोग ज़्यादा हैं, अभी भी ये मतलब शिक्षित नहीं है, अभी भी ये मतलब धार्मिक क्रियाकलापों में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। इनको अपने देश की समस्या से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ऐसी कमजोरियों को जानना चाहते थे कि अभी भी ये पाखंडी हैं, ठीक है, ऐसे बतलाते थे ये लोग, ठीक है। भारतीय परंपरा की जो कमजोरी थी, लोगों की कमजोरी थी ना, उसको ये लोग जानना चाहते थे। अच्छा इनको ना धर्म में ही मतलब क्या करो, इनको धर्म के अंदर ही मतलब इनको रखो, ठीक है। इनको बाहर ना मत निकलने दो, ठीक है। ये लोग कमजोरी जानना चाहते थे हम लोगों की कि इनकी कमजोरी क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, ठीक है। धर्म परिवर्तन करवाकर, अगला ये है कि ये हमारे क्या करते थे, इनकी ज़रूरत क्या थी कि धर्म परिवर्तन, यानी कि ये लोग क्रिश्चियन हुआ करते थे, ठीक, क्रिश्चियन कम्युनिटी को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो और ये जो अंग्रेज़ थे क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे, ठीक है। तो आगे ये क्या करेंगे, फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी को बढ़ावा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फिर ये धर्म परिवर्तन करवाएंगे, ठीक है। यानी कि हिंदू धर्म की जो बुराइयाँ होती, उस समय अपना प्राचीन धर्म हिंदू धर्म था, ठीक है। तो उस समय के लोग ज़्यादा माना भी करते थे, इस धर्म के लोग ज़्यादा भी हुआ करते थे, ठीक है। तो हिंदू धर्म की क्या जानना चाहते थे, कमजोरियाँ, ठीक है, कमजोरियाँ जानना चाहते थे, ठीक। उस कमजोरी से क्या करना चाहते थे, उस कमजोरी को उजागर करते कि समाज के सामने लाते कि आपके धर्म में ये कमजोरियां हैं, आपके धर्म में ये कमजोरियां हैं।
लोग इनकी बातों में आ सकते थे, जो लोग आ जाते थे उनका धर्म परिवर्तन करवाते थे और उनको क्या बनाते थे, क्रिश्चियन बनवा देते थे, ठीक है। और क्रिश्चियन बन जाता तो क्या बोलते थे उससे, तू तो भाई अपना ही बंदा बन गया है, ठीक है, तू तो अपने लिए, अब तू वो नहीं है, मतलब तू हमारे धर्म के लिए काम करेगा, अब तू हमारे साथ मिलकर काम कर, ठीक है। और ये क्या करेगा फिर, ये जो जिसने धर्म अपना लिया है, ठीक है, जिसने धर्म अपना लिया है वो क्या करेगा, ब्रिटिश शासन के साथ मिलकर काम करने लगेगा। इसीलिए ये करना चाहते थे कि धर्म के अंदर, जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर क्या है, जो कमजोरी है उसको जानना चाहते थे और अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को बढ़ाकर, ठीक है, भारत पर क्या करना चाहते थे, भारत पर ये लोग शासन करना चाहते थे, यानी कि बड़ा मजबूत करना चाहते थे अपने शासन को, ठीक है, अपने लोगों को बढ़ाकर, यानी लोग कैसे बढ़ेंगे, धर्म के आधार पर, यानी धर्म ये मेरी धर्म का, वो मेरा, तो क्या हो जाएगा, ये जो कम्युनिटी है क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है भारतीय सामाजिक व्यवस्था का गहन अध्ययन। यानी कि जो उपनिवेशवादी थे ये भारतीय परंपरा को क्या करते थे, गहन अध्ययन करते, यानी कि बहुत गहराई से डीपली इन लोगों ने क्या करा है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का गहन, यानी कि डीपली अध्ययन करा, ठीक है, ठीक है, यानी कि मतलब पूरे मतलब घुस चुके हैं कि भारतीय समाज कैसा है, ठीक है, इनको कैसे, मतलब अगर हमारा समाज अगर खुल जाएगा, भेद किसी भी समाज से खुल जाता है तो क्या एक समाज क्या होता है, एक घर की तरह होता है। अगर किसी को घर की सारी जानकारी मिल जाती है तो क्या होता है, उस पर ये लोग हमला कर सकते हैं, उसको मतलब तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यही ये लोग करते थे, यानी भारतीय समाज का ये लोग अध्ययन करते कि व्यवस्था, अच्छा ये वर्ण व्यवस्था अभी भी मतलब जाति प्रथा में ये लोग बटे हैं, तो इनको बटे रहने दो, इनका हम फ़ायदा उठाते हैं, आओ इनका फ़ायदा उठाते। ये लोग फ़ायदा कैसे उठाते थे, ये सामाजिक व्यवस्था में क्या था, अपने ये सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है। तो अपने क्या देखने को मिलेगा, एक तो अभिजात वर्ग मिलेगा अपने को, देखिए अभिजात वर्ग देखने को मिलेगा, ठीक है, अपने को, ठीक है, यानी कि जो बड़े वर्ग होते हैं वो देखने को मिलेंगे। फिर मध्यम वर्ग देखने को मिलेगा, फिर अपने जो गरीब वर्ग होते हैं यानी कि निम्न वर्ग के लोग, ठीक है, यानी कि ठीक है, वो देखने को मिलेगा अपन को, निम्न वर्ग के लोग, ठीक है। यानी कि ये लोग क्या करेंगे, अभिजात वर्ग को अपने साथ मिला लेंगे, यानी कि इसको अपने साथ मिला लिया, ठीक है, अपने साथ इसको मिला लिया, ठीक है। अगर ये लोग भी, इनकी हालत भी सही है तो इनको भी अपने साथ मिला लेंगे, इनको मतलब एक अपनी नौकरी में भी भर्ती कर सकते हैं, ठीक है। पर अब शोषण किसका होता है, इस व्यक्ति का शोषण होगा। इसको क्या करा, ये मतलब ये जो है इसके साथ मिलकर ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये वाला वर्ग स्ट्रॉन्ग है, तो इनके साथ तो मतलब लड़ाई कर नहीं सकता स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसको अपने साथ मिला लेंगे, ये लोग अंग्रेज वाले इनको अपने साथ मिला लेंगे अभिजात वर्ग को, ठीक है। तभी तो इनको पद दिए गए थे कि तू ये कर वसूल वो कर, ठीक है। तो अभिजात वर्ग को ये लोग क्या करते, अपने नीचे अंडर रख लिया करते थे, हैं, अपने अंडर रख लेते थे। और ये भारतीय इतिहास को मतलब तोड़ने का काम करते, भारतीय सामाजिक व्यवस्था उसको तोड़ने का काम करते थे, उसको कभी एक नहीं होने देते थे, ठीक है। इन सब में कभी एकता कायम नहीं होना, ये चाहते थे कि इनके अंदर एकता कभी हो ही ना, ठीक है। अगर इनके अंदर एकता आ गई तो हमारा क्या हो जाएगा, पत्ता गुल हो जाएगा, हम चले जाएंगे बाहर, ठीक है। इसीलिए ये लोग इनमें सामाजिक व्यवस्था को गहन अध्ययन करते थे ये लोग, ठीक है। फिर मध्यम वर्ग को भी अपने मतलब ये लोग मतलब मध्यम वर्ग को भी लूटा करते थे, ठीक है, और निम्न वर्ग को तो कुछ ज़्यादा ही लूटा करते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, सामाजिक व्यवस्था का बड़ी गहराई से अध्ययन कर रखा है कि इन लोगों को कैसे तोड़ के रखा जा सकता है, कैसे काबू पाया जा सकता है इनके ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इनके विचार पढ़ लेते हैं, किसके, ये उपनिवेशवादियों के ना, कि अपन विचार पढ़ते हैं कि ये क्या सोचते थे भारतीय इतिहास के बारे में। इन लोगों ने क्या कर ली, पूरी छानबीन कर ली, क्या कर ली इन लोगों ने, जांच पड़ताल पूरी कर रखी है। अब जांच पड़ताल क्या कर ली, अब इनके विचार तो पढ़ लें कि क्या सोचते थे ये बोलते थे कि भारतीय लोग क्या थे, शिक्षित भारतीयों ने हस्तलिखित महाकाव्यों, पुराणों और जीवन चरित्रों को लिखा है। इनका ये मानना था, अगर शिक्षित भारतीय नहीं होते उस प्राचीन समय में, तो आप अपने महाकाव्यों को भी नहीं जान पाते, आप अपने पुराणों को भी नहीं पढ़ पाते, जो जीवन चरित्र आप पढ़ लेते हो ना वो भी नहीं पढ़ पाते। शुक्र मनाओ कि उस समय शिक्षित भारतीय थे तो आप अपने इतिहास को जानते हो, ठीक है, आप अपनी परंपरा को जानते हो। तो इनका ये मानना था, अगर शिक्षित भारतीय नहीं होते, ठीक है, नहीं होते तो क्या आप किसको नहीं जान पाते, अपने महाकाव्य जो हमारे क्या है धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है, महाकाव्य हैं, उनको नहीं जान पाते हम, ठीक है, अपनी भारतीय परंपरा को नहीं जान पाते, इनका ये मानना है।
इनका अगला मानना है कि इनका अगला विचार क्या है, प्राचीन भारतीय लोगों की तिथि क्रम का बोध नहीं था। इनका ये मानना है कि प्राचीन भारतीय लोगों का क्या नहीं था, वो खाली लिखते चले जाते, नहीं स्टोरी लिख रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि ये किस समय की है, वो ये समय नहीं लिख रहे हैं, यानी कि कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई मतलब कोई भी घटना लिख रहे हैं, तो वो ये नहीं लिख रहे कि ये इस समय घटी थी, बस वो लिखे जा रहे हैं कि ये यहाँ हुआ था, इस राजा के वंश में हुआ था। और मतलब फिर भी ज़्यादातर ये बोला जाता है कि जो भी घटना है ना वो बुद्ध के काल से जोड़ी जाती हैं, ठीक है, बुद्ध भगवान है ना उनके समय से जोड़ी जाती हैं, ठीक है। और पर ये बताया गया कि भारतीय लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, भारतीय लोगों को तिथि जानकारी नहीं थी, यानी कि वो समय नहीं लिखते थे, बस कहानी इनको देखने को मिलती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट क्या है, स्वेच्छाचारी शासन के आदि, यानी कि इनका मानना क्या है कि भारतीय लोगों को तो गुलाम रहना पसंद है, ठीक है, वो तो हमेशा से ही गुलाम रहते हुए आए हैं, ठीक है। कभी इनके ऊपर एक राजा इनको क्या कर लेता, कब्जा कर लेता तो उसके गुलाम बन जाता है, फिर दूसरा राजा उनके ऊपर कब्जा कर लेता तो उसके गुलाम बन जाते, यानी कि ये स्वेच्छाचारी शासन के आदि, यानी कि इनको ये खुद चाहते कि हम पर कोई शासन करे, हमें कोई अपना गुलाम बनाए, ठीक है, ये इनका ये मानना है। और ये बोलते हैं कि हम लोग क्या हैं, अंधविश्वासी लोग हैं। पर इनको कौन बताए कि तुम सबसे बड़े अंधविश्वासी तो तुम हो, कि क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पे आई थी, ठीक है, यहाँ पे क्या आई थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी इनकी आई थी ना। ये लोग क्या बोल रहे थे अभी कि हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है। और ये अपने हमको अंधविश्वासी बोल रहे हैं, ये लोग, ये खुद अंधविश्वासी लोग और हमको अंधविश्वासी बोल रहे हैं। हमने तो नहीं बोला कि क्रिश्चियन आ जाओ, हमारे हिंदू धर्म में आ जाओ, हमने तो नहीं बोला ना, तो हमें अंधविश्वासी बोल रहे हैं और खुद भी तो अंधविश्वासी हैं। मान लो तुम थोड़े ज़्यादा जानकार हो गए हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अंधविश्वासी नहीं हो, तुम हमसे ज़्यादा अंधविश्वासी हो, ठीक है। अंग्रेजों को बोल दो कि तुम हमसे ज़्यादा अंधविश्वासी हो, कि तुम लोग क्या कर रहे हो कि वो कन्वर्ट करवा रहे हो आके यहाँ पर, है ना, तो तुम क्या हो, हमसे ज़्यादा अंधविश्वासी हो, ठीक है। और हमें बता रहा है कि अंधविश्वासी हैं। आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा, ठीक है, अगला पॉइंट यार आप इनके बारे में पढ़ें, इनके अगले विचार क्या है, ठीक है। जाति प्रथा व वर्ण व्यवस्था के द्वारा सामाजिक अत्याचार, यानी कि ये तो बात सच है कि जाति प्रथा हमारे समाज में थी, ठीक है, और वर्ण व्यवस्था भी थी, तो इससे क्या था, समाज में हमको क्या देखने मिलता, अत्याचार तो होते थे अपने समाज में, ठीक है। ये तो बात इनकी सच है कि कुछ बातें तो ये लोग सच बोलते हैं, अगर सारी बातें झूठ बोल देंगे तो क्या होगा, हम तो इनकी बातों पर विश्वास में है, क्यों फेंक रहा है अंग्रेज, तो हम तो यूँ बोल देंगे ना। तो इन्हें थोड़ी बहुत बातें तो इन लोगों ने भी सच बोली है, ठीक है, ये तो माननी पड़ेगी कि हमारे समाज में क्या होता था, अत्याचार तो थे, ठीक है। जो निम्न जाति के लोग थे उनके ऊपर अत्याचार होते थे, अमीर वर्ग, जो अभी जाति वर्ग होते, ब्राह्मण वर्ग होते थे, ये लोग क्या करते थे, छोटी निम्न जाति को मतलब अछूत समझते थे, वो बेचारे डर के रहा करते थे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं हमने, राष्ट्रभक्ति का बोध ना होना। ये लोग बोलते हैं कि तुम लोगों को राष्ट्रभक्ति पता है, तुम सब अपने में मगन रहते हो, हमसे बोल रहे हैं, भारतीय लोगों को बोल रहे हैं ये लोग कि तुम लोगों को राष्ट्रभक्ति का मतलब पता है, राष्ट्रभक्ति तुम्हारे अंदर देखने को नहीं मिलती, जो भी आता है वो अपने लिए अपने लिए काम कर रहा है, कोई राष्ट्रभक्ति ही नहीं है, कोई देश के लिए कुछ कर ही नहीं रहा, कोई सोच ही नहीं रहा देश के लिए, ठीक है। तो ये बोल रहे कि आपको तो राष्ट्रभक्ति का ज्ञान ही नहीं था, हम भारतीयों को बोल रहे हैं कि आपको तो ज्ञान ही नहीं था राष्ट्रभक्ति का, कि आप कुछ देश के लिए कुछ करो, एकता के लिए कुछ करो, ठीक है। हमको ये सिखा रहे हैं ये लोग राष्ट्रभक्ति के बारे में। हम लोग भोले थे, बस इनको ये बतलाओ कि हम भोले थे, हमें सब आता था, हम लोग क्या करते हैं, हम बस भोले वाले लोग थे भारतीय। तो तुमने हम पे क्या कर लिया कि कब्जा कर लिया। हम शुरुआत में कोई जो पूंजीवादी में सब क्या करते हैं कि सब जाके एक दूसरे को लूटा लूटी करते हैं, ठीक है। पर भारतीय समाज में ऐसा नहीं था, वो एक दूसरे का क्या करते थे, सम्मान करते थे, कोई ज़्यादा मतलब लूटपाट नहीं होती थी, अपने काम से काम रखते थे। तो हम भोले वाले थे, इसका मतलब ये नहीं कि हमें राष्ट्रभक्ति का नहीं पता, ठीक है। हम तो मानव भक्ति भी करते थे, इनको बतलाओ। राष्ट्रभक्ति मानव भक्ति से ही तो निकलती है कि अगर मैं एक मानव की मैं सम्मान करता हूँ, वही राष्ट्रभक्ति है ना, कि एक मानव का दूसरे मानव का सम्मान कर रहा हूँ, भारतीय मानव का, तो ये क्या देश की भक्ति है, ठीक है। इनको समझाओ ज़रा, क्या हमें बोल रहे हैं कि आपको राष्ट्रभक्ति का बोध नहीं था, हमें ज्ञान नहीं था, आपको बल्कि इनको ही नहीं था, इनको बस ये था कि अपने लूट के अपने देश में ले जाओ। पर मानव जाति तो मानवता तो थी नहीं ना इनके अंदर। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, मानवता, वो तो थी नहीं।
विश्व शासन व राजनीति की समझ ना होना, यह मैं बोल रहा कि आपको तो राजनीति की समझ ही नहीं थी। इनको आगे बताएंगे कि अशोक कौन थे, ठीक है, इनको सब चीज़ बतलाएंगे कि कौन थे, हमें राजनीति की समझ नहीं। जब तुम लोग आए नहीं थे ना, जब ये लोग ये बोलते हैं कि ईसा मसीह जिनको ये लोग मानते हैं, ठीक है, उससे पहले ही अशोक ने क्या कर रखा था यहाँ मतलब भारत को भारत में एकता, राजनीति एकता कायम कर दी थी। इनको ये हमको सिखा रहे हैं आके कि आपको स्वशासन की राजनीति की समझ नहीं थी, ठीक है। और हम बता देंगे ना कि ईसा पूर्व में मतलब हमको क्या जानकारी थी, राजनीति की जानकारी थी, ठीक है। और ये हमें बता रहे हैं कि राजनीति की जानकारी नहीं थी। फिर अपने इतिहासकार भी इनको ढंग से धोएंगे अभी। ये अभी अपनी बहुत मुंह चला रहे हैं ना, इनको अपने इतिहास भारतीय इतिहास का भी धोएंगे इनका। आगे बढ़ते हैं। ऐसे कई सारे निष्कर्ष, यानी जो भी अपन ने निष्कर्ष पढ़े, इनके विचार पढ़े, तो विंसेंट ऑथर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित, यानी ऐसे कई सारे विचार, कौन सी ये जो लेखक है ना विंसेंट ऑथर स्मिथ, इनकी पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऐसे कई सारे विचार आपको देखने को उसमें मिल जाएंगे कि इन लोगों ने भारतीय के बारे में क्या क्या सोचा है, ठीक है। विंसेंट के द्वारा यह पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में प्रकाशित हुआ था, यानी कि जो इनकी जो पुस्तक है 1904 में प्रकाशित हुई थी। पूरे भारतीय हिस्ट्री को इन लोग मतलब संपूर्ण हिस्ट्री को इसमें देख सकते हैं, भारतीय पूरी संपूर्ण हिस्ट्री को इसमें देख सकते हैं कि इन लोगों ने क्या सोचा था, ठीक है, क्या बतलाते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। और एक बात और ये कि इस पुस्तक में 1/3 भाग सिकंदर के आक्रमण के बारे में बतलाया जाता है। मान लो कि पूरी बुक क्या है 100% है, तो उसमें से 33% क्या बतलाया गया है, 33% तो इन लोगों ने सिकंदर के आक्रमण के बारे में बताया गया है, ठीक है। 33% इन लोगों ने क्या बताया है, सिकंदर के आक्रमण के बारे में ही बतलाया है, ठीक है। फिर जाके जो बाकी का बचा है, ठीक है, जो बाकी का बचा है, मान लो 66-67 के आसपास बचेगा, तो वो बतलाया है, वो जाके फिर भारतीय इतिहास के बारे में इतना बताया है। 66-67% जो भी है वो फिर भारतीय इतिहास के बारे में बतलाया है, यानी कि 1/3 भाग तो सिकंदर के बारे में ही निकाल दिया इन लोगों ने। आगे बढ़ते हैं अपन। तो दोस्तों अभी अपन ने क्या पढ़े, अभी अपन ने पढ़े हैं इनके विचार। अब इनके योगदान तो पढ़ ले जरा, इन लोगों ने क्या भारतीय इतिहास को दिया है। तो तिथि पढ़ेंगे, कब दिया था, क्या दिया था और किसने दिया था और कब कहाँ पर दिया था, ठीक है। यानी कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये दिया था, ठीक है, छानबीन वाली, ठीक है। ये लोग भारतीय इतिहास को इतना जानना चाहते थे, एक सोसाइटी बना मारी इन लोगों ने, ठीक है। और किसने बनाई थी, ये व्यक्ति है ना सर विलियम जोन्स, सिविल सर्वेंट थे उस समय ये। और ये कहाँ पे, ये जो सोसाइटी कहाँ बनाई थी, इन लोगों ने बनाई थी कोलकाता के अंदर, ठीक। ये आज भी है, ये जो है आज भी है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो अपने को जो अभिलेख, जो भी अपने पुरानी चीज़ों के बारे में जो छानबीन होती है, वो सब चीज़ें अपन को यहाँ पे संग्रहित करी गई है, ठीक है, इकट्ठी करके रखी गई है, ठीक है। एक तरह की क्या है, लाइब्रेरी टाइप की है। यहाँ पे पुरानी चीज़ें आपको पढ़ने को मिल जाएगी, बहुत पुरानी से पुरानी चीज़ें जो उस समय के क्या थे अभिलेख हुआ करते थे, ठीक है, वो सब पांडुलिपियाँ वो सब इसमें मिल जाएगी। आगे पढ़ते हैं इन्हीं के बारे में, जो ये सर विलियम जोन्स ने और क्या क्या करा है भारतीय इतिहास के बारे में। चलिए और आगे पढ़ते हैं। ये सिविल सर्वेंट ये सर विलियम जोन्स ने और क्या करा भारतीय इतिहास को जानने के लिए, ठीक है। जो अभिज्ञान शकुंतलम नाम का एक नाटक है, 1789 में क्या करा, अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। ये ना कुछ नहीं छोड़ेंगे, हमारा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ये सब नाटक वाटक सब देख लेंगे। ये इस नाटक में क्या किरदार है, वो किरदार कैसे निभाया जा रहा है, अच्छा इसमें सामाजिक व्यवस्था भी बतलाई जा रही है, अच्छा ये सब छोड़ देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ये सब चीज़ पढ़ेंगे हमारे भारतीय इतिहास जानने के लिए, ठीक है। यूरोपीय भाषाएं संस्कृत व ईरानी भाषाओं से मेल खाती। इन लोगों ने और क्या पता लगा लिया कि जो यूरोपीय भाषाएं वो किससे मिलती है, हमारी जो संस्कृत भाषा है ना और ईरानी भाषाओं से क्या करती है, इनकी भाषाएं मेल खाती हैं, ठीक है। इनकी जो भाषा के जो वर्ड है हमारी भाषा के वर्ड से मेल खाते हैं, ठीक है। और पढ़ते हैं आगे। जर्मनी, फ्रांस, रूस इत्यादि देश और भी कई सारे देश हैं भारतीय विद्या का अध्ययन करने लग गए। यानी कि जब ये पता चला ना कि भारतीय यूरोपीय भाषा है, संस्कृत और ईरानी भाषा से क्या करती है, मेल खाती है, तो ये देश भगे भगे आए
क्या भाई सही में ये भी चला है भगा हुआ, ये भी चल, ये देश भी चला है, ठीक है। ये सब लोग भगे भगे चला है कि हम भी करेंगे, अच्छा सेम बात है, मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी पढ़ूंगा, इसकी इनकी किताबों के सही में मेल खा रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या करा, ये भाग के ये साले ये जो सारे देश है ना, ये क्या है, यहाँ पे ये छानबीन करना है भारतीय विद्या के अध्ययन में, इन लोगों ने रुचि दिखानी शुरू कर दी। 19वीं सदी से पूर्व इंग्लैंड और कई अन्य यूरोपीय देशों ने संस्कृत भाषा जानने के लिए आचार्य पद स्थापित कर दिया। अब ये भी सोचो कि 19वीं सदी से पूर्व, 19वीं सदी से पहले क्या हो, इंग्लैंड में और अन्य कई यूरोपीय देशों में संस्कृत भाषा को जानने के लिए आचार्य पद, यानी कि जो संस्कृत भाषा जानता होगा जो टीचर, उसके टीचर के पद इन लोगों ने क्या कर दिए, स्थापित करवा दिए, ठीक है। उस समय आचार्य होते थे ना, आचार्य पद इन लोगों ने स्थापित करवा दिए। आगे बढ़ते अपन। दोस्तों इनके बारे में भी जान लेते हैं, इनका क्या योगदान है। जो ये सपूत एफ मैक्स मूलर, इनका जन्म हुआ था 1823 से 1902 में ये इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इन्होंने भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा दिया, भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा दिया। आगे पढ़ेंगे इनके कारनामे भी आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने कितना बढ़ावा दिया है। अभी आप चौंक जाओगे, इनका बढ़ावा तो आप चौंक ही जाओगे सुन के कि इन्होंने कितना बढ़ावा दिया है। जैसे कि आगे पढ़ते हैं कि और कौन कौन सी सोसाइटी बनाई थी इन लोगों ने, ठीक है, भारतीय इतिहास को जानने के लिए। 1804 में एशियाटिक सोसाइटी सर जेम्स मैकिन्टोश ने बनाई थी मुंबई के अंदर, ठीक है। इसका भी काम वही था कि भारतीय विद्या को जानना, और जो एशिया की जितने मतलब एशिया के अंदर जो भी मतलब ये चीन होगी, इन सब के बारे में भी ये लोग मतलब छानबीन करते रहते थे, पर सबसे ज़्यादा करते थे भारत के बारे में, ठीक है। एशिया में जो भी जिन के बारे में जाने जाते सब के बारे में ये लोग खोजते थे। ये बहुत चालू होते थे ये अंग्रेज। 1823 में पढ़ते हैं, 1823 में इन लोगों ने क्या करा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की भी स्थापना कर दी। अरे कभी तो रुक जाओ। तो हेनरी थॉमस कार्ले बुर्के ने इनका क्या करा, इसकी स्थापना करी। कहाँ पर करी, लंदन में। यानी कि ये कहीं नहीं रुकेंगे, अपने ब्रिटेन के अंदर भी एशियाटिक यानी कि एशिया की जो एशिया महाद्वीप के बारे में जानने के लिए मरे जा रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा भारत ही आ जाता है, हर जगह भारत को ही लूटने की कोशिश करते हैं ये लोग, जहाँ देखो शरीफ आदमी को लूटो बस, ठीक है। इन लोगों ने ग्रेट ब्रिटेन के अंदर भी स्थापना करी, तो उसमें भी चर्चा किसकी हो रही है, एशिया की, एशिया महाद्वीप की, ठीक है। और ये करी थी इस व्यक्ति ने, जो हेनरी थॉमस कार्लबुर्के, ठीक है, और लंदन में करी थी इसने। आगे बढ़ते हैं। ये विल्किंस ने क्या करा था, विल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। अब भगवत गीता से बड़ा मान लो सारी अपनी जो भारतीय परंपरा सब तो भगवत गीता में लिख दी हैं, तो इन लोगों ने अंग्रेजी में उसका अनुवाद करवा दिए। बहुत चालू ज़्यादा ही हो रहे हैं कुछ, ठीक है। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करवा दिया और सारी हमारी भारतीय जानकारी सब ले गए, हमारा समाज मत सब ये लोग जान गए, खुल गया भेद हमारा। और इन्होंने लूट लिया अपन को इतने लंबे समय से, ठीक है। 3-4 पीढ़ियाँ निकल गई इन लोगों की, अंग्रेजों के हम पे राज करते करते, और कितना लूटते पता नहीं, इतना जानकारी इकट्ठी कर ली भारत के बारे में। दोस्तों ये वही व्यक्ति जो अपन पढ़ रहे थे, सपूत मैक्स मूलर, जो अभी अपन ने पढ़ा था, इनका बहुत बड़ा योगदान है भारतीय विद्या को जानने में, ठीक है। तो प्राचीन धर्म ग्रंथ का बड़ी संख्या में क्या हुआ, अनुवाद करवाया इन्होंने, ठीक है। जो सेकेंड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज में कुल 50 खंडों में प्रकाशित हुई है। इन्होंने जो छानबीन करवाई थी वो 50 खंडों में प्रकाशित हुई है, ठीक है। और जो कई सारे खंडों के भी अनेक भाग भी वो सम्मिलित, उसमें जो ये बताया जो कई इसमें से कई खंडों के अनेक भाग भी सम्मिलित है। यानी कि जैसे कि एक खंड ये हो गया, ठीक है, ये 50 खंड मान लो, ये एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ऐसे 50 खंड इन्होंने क्या करवाया है, 50 खंड एक से प्रकाशित करवाएं, ठीक है। और मान लो ये जैसे कि मान लो ये सेकंड खंड है, ठीक है, सेकंड खंड का तो इन लोगों ने क्या करा है, उसके भी कई सारे पार्ट थे। ये जो सेकंड खंड है इसके अंदर भी कई सारे भाग, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे लिखा दिया ए, जैसे कि 2A, ये मान लो कि भाग है, जैसे 2B,
ये जैसे कई खंडों के भी उसके अंदर भी इन लोगों ने भाग बना रखे थे। किन्होंने बनाए थे? मैक्स मुलर। और ये किस में प्रकाशित है? सेकंड बुक ऑफ द ईस्ट सीरीज में। कुल 50, यानी कि आज जो आप जो वेब सीरीज़ देखते हो ना, सीरीज़ पे सीरीज़ आती रहती है, तो वैसे ही इन्होंने भी यही सिस्टम करा था। 50 सीरीज निकली थी इनकी, और कई खंडों की तो उसके सब पार्ट भी हुआ करते थे। इन्होंने इतना छानबीन कर दी, ये मैक्स मुलर, ये सपूत मैक्स मुलर ने। अब अपने भारतीय बारे में पढ़ लेते कि भारत के लोगों ने क्या इनको सबक सिखाया है। और ये सबक क्यों सिखाते हैं? क्योंकि हमारे भारत के बारे में इतना कुछ बोल के चले गए हैं, तो सबक सिखाना तो बहुत ज़रूरी बनता है। और मैं एक बात तो भूल ही गया, जो अपन ने एक साथ वो बताया कि नहीं बताया, कि जो ये न्यायिक, जो अपनी न्यायिक व्यवस्था थी ना उस समय, यानी कि इन लोगों ने क्या कर लिया था 1805 में इन लोगों ने क्या करा कि बंगाल और बिहार पे क्या करा, कब्जा कर लिया था। ठीक है, और बंगाल और बिहार पे कब्जा कर लिया, तो ये एक तरीके से शासक बन जाए। शासक क्या करता है? न्याय व्यवस्था संभालता है। ठीक है, वहाँ के जो जज थे, मतलब ब्रिटिश वाले जज होते थे, तो उनको तो भारतीय परंपरा के अनुसार न्याय करना नहीं आता था। तो मान लो हिंदू परंपरा में अगर कोई हिंदू जाति का क्या है, हिंदू धर्म का कोई है अपराधी, तो उसको हिंदू के मतलब यहाँ के हिसाब से अकॉर्डिंग उसको सज़ा देनी थी। तो इन लोगों ने क्या करा, पंडित को अपने साथ लगा लिया, कि बोला कि तू हमारे साथ बैठा कर, ठीक है, हमारे साथ बैठ, और ये न्याय व्यवस्था का हमारे साथ थोड़ा क्या करवा, हाथ बटवा। और ऐसे ही क्या करा, मौलवियों के साथ भी इन लोगों ने करा, कि बोला कि यार तुम्हारे धर्म के भी आते हैं, तो तू भी मेरे साथ बैठ, ठीक है, और तू क्या करेगा कि मेरे साथ बैठेगा, और अपने जो भी क्या है यहाँ पर क्या करना है, मेरी जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें हाथ बटवाना, कि कैसे कैसे अपने लोगों को ये जो मतलब सजा वजा दिलवानी है, कैसे न्यायिक व्यवस्था मतलब आप लोग करते हो, उसमें हमारा सहयोग करो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपने जो राष्ट्रवादी लेखक है वो इनको क्या सबक सिखाते हैं, ठीक है, इनको क्या जरूरत पड़ी मैदान में उतरने की, ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण और योगदान पढ़ते हैं, इनके बारे में। ज़रूरत क्या पड़ी? उपनिवेशवादियों ने भारत की छवि इतनी मिट्टी में मिला दी कि अब इनको तो लगा कि अब तो नहीं उतरे तो भारत को इतना बदनाम कर देंगे, अब तो उतरना पड़ेगा, अब तो पानी सर से ऊपर उतर गया है। ये लोग हमें क्या बता रहे हैं? अंधविश्वासी बता रहे हैं, हमें तारीख का ज्ञान नहीं था, तुम्हें राजनीति का ज्ञान नहीं था। अभी रुको, तुम्हें बतलाते हैं हमें क्या नहीं ज्ञान नहीं था। ठीक है, इन लोगों ने और ये जो मतलब उपनिवेशवादियों ने जो भारत की छवि को क्या करा था, धूमिल करा था, उसको सबक सिखाने के लिए मैदान में उतरे। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, अगला पॉइंट ये अपना कि भारतीय समाज को सुधारना। इनका काम क्या था कि भारतीय समाज को सुधारना था, कि जो भारतीय समाज में जो कुप्रथाएं चल रही थी उसको भी इन लोगों ने मतलब सुधारने का, इन लोगों ने मतलब क्या करेगा, सुधारना इनका काम था। ठीक है, कि उसको कम करना चाहते थे, उसको हटाना चाहते थे समाज से, अपने भारतीय समाज से। अभी आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय समाज का पुनर्निर्माण, यानी कि जो ये लोग जो अंग्रेजों ने क्या करा था, अपने अनुसार क्या हमारे भारतीय इतिहास को बना दिया था कि तुम्हें ये नहीं था, वो नहीं था, ये सब नहीं था। ठीक है, इन लोगों ने बोला अभी तुम्हें बताते हैं, हम बताएंगे अपने भारतीय इतिहास को। अच्छा, तुम हमसे ज़्यादा जानते हो, अभी तुम्हें बतलाते हैं, हम अपने भारतीय समाज को दोबारा अपने हाथों से बनाएंगे, अपनी सोच मतलब अपने हिसाब से बनाएंगे, कि तुम लोगों ने तो आधी बातें झूठी डाल दी है। और अगला है कि लेखक ने अपने लेखों द्वारा स्वराज की भावना, यानी कि जो लेखक थे राष्ट्रवादी लेखक थे, ठीक है, इन लोगों ने क्या करा कि ये लोग ऐसा लिखते थे कि जो स्वराज की, यानी कि लोगों के अंदर भावना आ जाए कि अंग्रेजों ये हम पे कब्जा करे, स्वराज की भावना। ठीक है, हमें आज़ादी चाहिए, स्वराज की भावना देंगे, हमें सबके अंदर मतलब आज़ादी की भावना की। इन लोगों ने हम पे इतना अत्याचार करा कि मतलब उनको सबक सिखाना चाहते हैं अपने लेखों के द्वारा ही। लोगों के अंदर इतना जोश भरना चाहते थे ये लोग कि वो उनके अंदर राष्ट्रीय भावना आ जाए, जग जाए। ठीक है, अगला पॉइंट अपना क्या है, लेखक को यही वाला पॉइंट है ना, भावना चाहते थे, लोगों के मन में जागृत करना चाहते। ये तो अगला पॉइंट नहीं इसी में है, तो ये लोगों के मन में मतलब जागृत करना चाहते, यानी कि उनको जगाना चाहते थे भारतीय लोगों को, कि अब तो जग जाओ, कितना सोओगे, अब तो अपना देश को भी ये लोग बर्बाद कर रखे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, संस्था बना रहे हैं, भारतीय परंपरा को जानना चाहते हैं, अब कब जगोगे, अब तो जगो। चलिए अब अपन क्या पढ़ते हैं, अपने भारतीय लोगों के विचार पढ़ते हैं, अपने जो भारतीय लेखक हुआ करते हैं उनके विचार पढ़ते हैं। ठीक है, इन लोगों ने क्या विचार रखते हैं अपने भारतीय इतिहास के बारे में। ये लोग भारत का अपना राजनीतिक इतिहास है, इन लोगों ने बताया भाई हमारा राजनीतिक इतिहास है। कैसे बोल दिया तुम लोगों ने कि हम लोग राजनीति की समझ नहीं रखते हैं। ठीक है, अभी तुम्हें बतलाते कैसे समझ नहीं रखते हैं। हाँ, ज़्यादा बोल रहे हैं ये। ठीक है,
ये क्या नाम है इसके, उपनिवेशवाद लेके ज़्यादा बोल रहे हैं कि हमें भारतीय इतिहास की जानकारी नहीं थी। अगला पढ़ते हैं, भारतवासियों को प्रशासन की अच्छी जानकारी थी। इन लोगों ने बताया कि भारत को ना अच्छी जानकारी थी, हमें मसीहा और प्रशासन की जानकारी नहीं थी। ये सब पूर्व हमने शासन किया है, राजनीतिक व्यवस्था अपनाई है, ठीक है, हमें सिखा रही है। प्राचीन काली भारतीय समाज में अच्छा संतुलन था, ठीक है। इन लोग और ये बता रहे कि भाई जैसे तुम आज लूट पाट कर रहे हो ना, वैसे प्राचीन समाज में क्या था, हमारा अच्छा संतुलन, सबसे तालमेल बैठा करता था। हमें सिखा रहे हैं कि तुम्हारा समाज गंद वैसा था, कुप्रथाएं थी, ठीक है। तो इन लोग ये भी लोग भी बोल देते हैं कि हमारे समाज में नहीं था, हमारा समाज संतुलन था, हमें सिखाओ मत ज़्यादा के, हमारा समाज संतुलन था, सब लोग मिलजुल के काम करा करते थे। भारतीय राजवंशों की गरिमा का गुणगान किया है। इन लोगों ने क्या करा है, अपने जो भारतीय लेखक है, इन लोगों ने कहा भारतीय राजवंशों की गरिमा, कि इन लोगों ने बताया कि हमारा भारतीय समाज ऐसा था, राजवंश ऐसे थे, तुम जितने यहाँ पे व्यापार करने आए हो ना, तो ये सोने की चिड़िया थी, लूट के ले गए यहाँ सारा। राजवंश इतना अमीर था, तुम्हारे जैसे कई देशों को खरीद सकता था, इतना तो अमीर हमारे राजवंश थे। यानी कि गरिमा का इन लोगों ने क्या करा, गुणगान किया है, ठीक है। प्राचीन काल में यहाँ गढ़ राज्यों का अस्तित्व था। यहाँ क्या था, प्राचीन समय में यहाँ पे गढ़ राज्य हुआ करते थे, ठीक है, गढ़ राज्यों का अस्तित्व है, ठीक है। हमारा जो समाज है, हमारा जो भारतीय समाज है, गढ़ राज्यों में बटा था, ठीक है, कि राजा मतलब केंद्र में बैठा करता था, फिर वो अपने केंद्र में बैठ कर दूसरे राज्य में, अपने दूसरे क्षेत्र पर भी क्या करता था, शासन करता था। तो हमारा समाज क्या था, गढ़ राज्य था, हमारा प्राचीन समाज, ठीक है। गढ़ राज्यों का अस्तित्व था, ठीक है, अपने प्राचीन समाज में। ऐसा किसका कहना है, भारतीयों का कहना, भारतीय लेखकों को कहना है। इनका योगदान पढ़ लेते अपन जल्दी से, भारतीय लोगों ने क्या योगदान दिया है। ये जो अपने ये क्या होना, राजेंद्र लाल मित्र के बारे में पढ़ रहे हैं। 1822 से 1891 में इनकी जो जन्म हुआ था, 1822 में इनकी मृत्यु हुई थी 1891। इनकी पुस्तक है इंडो एरियंस, ठीक है। ये क्या है, प्राचीन परंपरा के परम प्रेमी, यानी प्राचीन परंपरा को बहुत मानते हैं, और मतलब वे उनको उसका जीवन अच्छा लगता है एक तरीके से, ठीक है इनको। और इन्होंने सिद्ध किया है कि प्राचीन काल में लोग गोमांस खाते थे। इन्होंने ये सिद्ध किया है कि गोमांस खाते थे। आगे पढ़ते हैं। ये वाले अपने लेखक है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। इनका जन्म हुआ था 1822 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1891 में। इनके जन्म कहाँ हुआ था, ये कहाँ के रहने वाले, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है, जय महाराष्ट्र। इन्होंने सातवाहन को दक्कन के इतिहास का, वैष्णव व अन्य संप्रदायों पर इतिहास लिखा। इन्होंने किस पर इतिहास लिखा, सातवाहन साम्राज्य पर और दक्कन के इतिहास पर, ठीक है, और वैष्णव मतलब सातवाहन के दक्कन के इतिहास पर इन लोगों ने क्या लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है, इतिहास पर वो जानकारी दी अपन को, ठीक है। और वैष्णव और अन्य संप्रदायों के बारे में भी इन्होंने इतिहास में बताया कि हमारे इधर ये था। और ये एक महान क्या थे, समाज सुधारक थे। इन्होंने क्या क्या करा है, समाज सुधारने के लिए विधवा विवाह का समर्थन किया, यानी विधवा विवाह का समर्थन किया है, बाल विवाह का विरोध किया है, जाति प्रथा का विरोध किया है इन्होंने, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े, इनका जन्म हुआ था 1896 से 1926 में, ठीक है। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये इनकी मृत्यु वाली डेट है, ठीक है। ये क्या था, संस्कृत की पांडुलिपियों और मराठा इतिहास के स्रोतों की खोज में महाराष्ट्र के गांव-गांव घूमे। यानी कि संस्कृत की पांडुलिपियाँ और मराठा इतिहास को जानने के लिए ये कई सारे स्रोतों की खोज में क्या निकले, महाराष्ट्र के गांव-गांव में घूम रहे थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा, गांव-गांव घूमे थे। ये आम बात तो नहीं है ना, संस्कृत की पांडुलिपियों खोजना, फिर मराठा इतिहास के बारे में बतलाना, ये आम बात लगती क्या। इतने महान क्या हुए थे, अपने लेखक हुआ करते थे, इतने गांव-गांव घूमा करते थे, महाराष्ट्र के गांव-गांव घूम लिए, बताओ। और क्या है, ये स्रोतों को 22 खंडों में प्रकाशित किया। इन्होंने जो भी स्रोत इनको मिले हैं वो 22 खंडों में प्रकाशित किया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 1926 में मराठी भाषा में विवाह प्रथा का इतिहास इन्होंने जो लिखा है वो आज भी क्या है, चोटी पर है। यानी भी आज भी इनके जैसा जो विवाह है प्राचीन भारतीय इतिहास का, जो मराठी भाषा में लिखा, वो आज भी कोई नहीं लिख सकता इनकी तरह, जो इन्होंने जो अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के विवाह के बारे में बतलाया, ठीक है। वो आज भी कोई नहीं लिख सकता, चोटी पर रहेगा और चोटी पर था। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में।
और ये जो विवाह प्रथा थी इन्होंने कहाँ से ली है, इन्होंने विवाह प्रथा वैदिक तथा अन्य शास्त्रों के गहन अध्ययन, यानी कि इन्होंने क्या करा है कि वैदिक ग्रंथ थे और जो अपने अन्य धर्म थे, अन्य शास्त्र थे, ठीक है, उनका क्या करा गहन अध्ययन, बहुत गहराई से अध्ययन करके ये जो अपनी विवाह वाली प्रथा है ना उसके बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, आगे पढ़े। पांडुरंगा बमन काढ़े 1880 से 1972 इनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। इनकी पुस्तक कौन सी है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। संस्कृत के बहुत बड़े पंडित और समाज सुधारक थे, यानी कि संस्कृत के क्या थे, बहुत बड़े पंडित थे ये पांडुरंगा बमन काढ़े। ठीक है, ये क्या थे, संस्कृत के बहुत बड़े पंडित माने जाते हैं। ठीक है, इनकी पुस्तक 5 खंडों में प्रकाशित हुई। इनकी पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हुई है, 5 खंडों में। ठीक है, अपने संस्कृत गुरु जी है ना उनकी कितने खंडों में प्रकाशित हुई है, 5 खंडों में प्रकाशित हुई है इनकी पुस्तक में सामाजिक नियमों, पुस्तक में क्या देखने को मिलेगा आपको, सामाजिक नियमों के बारे में, जो अपनी भारतीय परंपरा में जो सामाजिक नियम है और जो अपना व्यवहार, आचार विचार, जो अपने क्या होता है आचार विचार होते हैं ना, वो अपने जो इनके अपने व्यवहार के बारे में आपको इनके बारे में देखने को मिलेगा। एक तरीके का अपने भारतीय इतिहास का क्या है, शब्दकोश बोल सकते हैं। किसका, सामाजिक और अपने जो व्यवहार का क्या बोलते हैं, शब्दकोश है ये भारतीय इतिहास का एक तरीके से। ठीक है, 5 खंडों में प्रकाशित हुई है। इनकी पुस्तक में हमें भारतीय सामाजिक व्यवस्था की समझ अपन पा सकते हैं, भारतीय समाज कैसा था ये अपन जान सकते हैं इनकी पुस्तक से। चलिए आगे पढ़ते अपन, और किसी ने क्या क्या करा है भारतीय इतिहास को एकजुट करने में, भारतीय इतिहास को लिखने में, ये सब इनका योगदान है। तभी आज हम अपने भारतीय समाज के बारे में पढ़ पा रहे हैं, अपने जान पा रहे हैं कि क्या अच्छा वो अंग्रेज झूठ बोल रहे थे आधी ज़्यादा बातें। ठीक है, इन सब का योगदान, वो उनका योगदान था, वो अपनी अपने को अच्छा बताना चाहते थे वो लोग। चलिए पढ़ते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि जो अपनी राजनीतिक, जो अपनी प्राचीन राजनीति व्यवस्था है उसके ऊपर भी तो कई लेखक होंगे, उन्होंने भी तो अपनी राजनीतिक व्यवस्था में, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था उसके बारे में तो लिखा होगा। तो ऐसे कौन कौन से लेखक थे जो अपनी राज्य व्यवस्था, अपने भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में लिखते हैं। ठीक है, जैसे देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, इनका जन्म हुआ था 1875 से 1875 में, उनकी मृत्यु हुई थी 1950 में। अशोक की राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा करते हैं कि बतलाते हैं कि सुन मेरे भाई उपनिवेशवादियों कि तो हमारे समाज में क्या थे, अशोक हुआ करते थे, वो तुम्हें बतला देंगे अच्छे से राजनीतिक व्यवस्था। तुमने तो फिर भी धीरे धीरे चुटपुट करके राज किया था। हमारे जो वो थे अशोक, उन्होंने संपूर्ण भारत पे एक तरीके से बोल सकते हैं कि इन्होंने संपूर्ण भारत पे राजनीतिक एकता कायम करी थी। तुम तो चाल वाल चला के पता नहीं कैसे करके छल कपट करके क्या करते हो, राजनीतिक एकता करते हो। हमारे जो राजा थे वो सूरवीर हुआ करते थे, उन्होंने अपने दम पर कराए राजनीतिक एकता स्थापित। ठीक है, इन्होंने बतला दिया किसको, अंग्रेजों को, उपनिवेशवादियों को, कि कौन, हम लोगों को राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी नहीं थी, इनको बतला दी कि हमें जानकारी बहुत अच्छे से थी कि ठीक है। आगे पढ़ते हैं। प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकें लिखी है इन्होंने। ठीक है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थाओं पर, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, जो अपनी प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था उनके ऊपर इन्होंने, देवदत्त जी ने क्या लिखा, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने कई सारी अपनी राजनीतिक व्यवस्था, हमारे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। हेमचंद्र राय चौधरी 1892 से 1957। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। यूरोपीय इतिहास के अध्यापक थे इसीलिए इन्होंने लिखते वक्त नए तरीके व तुलनात्मक दृष्टि को अपनाया। इन्होंने बतलाया, अभी तुम हमारे को बतला रहे हो कि क्या होता है, अभी मैं तुम्हारी तुलना करके बतलाता हूँ कि हमारे समाज में क्या क्या नहीं था। तो इन लोगों ने क्या करा, तुलनात्मक दृष्टि, ये नहीं था, अच्छा देख ये था ना, उसको मतलब बतला रहे हैं, देख तू नहीं बताया था, तुलनात्मक कर रहे हैं, देख तेरे उधर वो नहीं था, मेरे इधर था, तुलना कर रहे हैं सब चीज़ की। क्या था ये यूरोपीय इतिहास को अच्छी तरीके से जानते थे, इनके लेख अध्यापक थे। इन्होंने महाभारत काल
यानी कि 10वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक के प्राचीन भारतीय राजनीतिक इतिहास के बारे में बतलाया है। इन्होंने क्या करा, महाभारत काल यानी कि कितना पुराना है, यानी कि 10वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर गुप्त साम्राज्य तक इन्होंने क्या बताया, तब तक बतलाया, ठीक है। और इस गुप्त साम्राज्य के अंत तक की राजनीतिक व्यवस्था बतलाई है, ठीक है। और प्राचीन राजनीतिक इतिहास के बारे में इन्होंने बतलाया है। आगे पढ़ते हैं अपन, और क्या करा इन्होंने। इन्होंने अपना प्राचीन इतिहास ईसा की 6ठी सदी तक आकर समाप्त किया है, ठीक है। यानी कि जो गुप्त साम्राज्य तक तो मान लो इन्होंने ख़त्म करा है, ठीक, गुप्त साम्राज्य तक तो इन्होंने ख़त्म करा है। फिर उसके आगे भी खींच खाच के जैसे तैसे करके फिर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक ये आए थे, 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आए थे, ठीक है, ये अपने इतिहास को लेकर, राजनीतिक इतिहास को लेकर। आगे पढ़ते हैं अपन। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। R.C. मजूमदार 1888 से 1980। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, ठीक है। इसके क्या थे, महासंपादक थे, इस पुस्तक के क्या थे, ये महासंपादक थे। आगे पढ़ते हैं कि ये सब इनका योगदान है, आप पढ़ सकते हो हिस्ट्री के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में, ये योगदान ही तो है। अगर ये लोग नहीं लिखते तो हम अपने इतिहास के बारे में पढ़ सकते थे, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ सकते थे, नहीं पढ़ सकते। तो इतना बड़ा योगदान के कम होता है क्या, ठीक है। के नीलकंठ शास्त्री, इनका जन्म हुआ था 1892 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1975 में। ये दक्षिण भारत के क्या थे, लेखक थे, यानी कि दक्षिण भारत से निकले हैं एक तरीके, ठीक है। इनकी जो पहली पुस्तक आई थी ए हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया, ठीक है। इन्होंने तो लिख दिया प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर अपनी बातें लिख दी, पर ये निकले कहाँ से, दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत की एक कहानी, एक तरीके कहानी सुनो। तो दक्षिण कहानी नहीं मतलब रियलिटी, बस तो आप कहानी तरह सुना रहा हूँ कि क्या हुआ कि लोग कहने लगे कि कुछ लेखक कहने लगे कि कोई तो यार कोई साउथ इंडिया के तो बारे में लिख ही नहीं रहा, कोई साउथ इंडिया की हिस्ट्री तो बता ही नहीं रहा, कोई लिख ही नहीं रहा, कोई लेखक नहीं लिख रहा है। तो ये तो साउथ इंडिया से तो वैसे भी ये भी निकले थे, तो इनको थोड़ा अटपटा लगा कि मैं साउथ इंडिया से हूँ और मैंने साउथ इंडिया के बारे में लिखा नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, अपनी अगली पुस्तक किसके ऊपर लिखी, ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। बात आ रही है, इन्होंने क्या लिखा, साउथ इंडिया के बारे में लिखा है, अपनी पुस्तक निकाली थी ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। चलिए आगे पढ़ते हैं अपन। चलिए दोस्तों, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। KP जायसवाल जी ने हमारे समाज के लिए, हमारे इतिहास के लिए क्या करा है, ठीक है। इनकी पुस्तक है हिंदू पॉलिटी। इनकी पुस्तक इनकी अगली भी पुस्तक थी, यानी 2 पुस्तक इनकी, हिंदी पॉलिटी क्लासिक, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ये पढ़ लेते A.S. अल्तेकर, जो लेखक है अपने भारतीय इतिहास के। इनका जन्म हुआ था 1898 से लेकर 1959, ठीक है। ये अपन से ना हिंदी नहीं बोली जाती है, तो अपन से ये बोलना है, ये मतलब हिंदी में याद नहीं होता ढंग से। तो 1959 में इनकी मृत्यु हुई थी। जायसवाल और अल्तेकर का मानना, यानी कि इन दोनों की विचारधारा क्या थी, सेम सोचती है। जायसवाल और अल्तेकर का मानना है कि विदेशी राजवंश यानी कि विदेश से ही, यानी कि मध्य एशिया से आए थे नहीं सब, जैसे कि कुषाण वंश, शक वंश और कई सारे ये राजवंशों को क्या करा, इन राजवंशों ने भारतीय मूल के राजवंशों के राजाओं ने मुक्त करवाया है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, जो कुषाण वंश है, जो शक वंश है, तो ये जो राजवंश है, इसको किसने आज़ाद करवाया, इनको हमारे भारतीय मूल के राजवंश है ना, उन्होंने इनको भगाया है, इस भारत को मुक्त करवाया है इससे, ठीक है। ये बोलना चाहते हैं ये। आगे पढ़ते हैं। KP जायसवाल के द्वारा, ये जो अपन पढ़ रहे हैं, KP जायसवाल तानाशाही की कपोल कल्पना, भारतीय तानाशाही की कपोल कल्पना का अंत किया है। ये ने बोला है कि, यानी ये लोग बोलते थे, कुछ लोग बोलते थे कि भारत में तानाशाही देखने को मिलती है, तो इन्होंने बताया भाई ऐसा कुछ नहीं था, ज़्यादा ना झूठ झाट मत बोलो हमसे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं था, ज़्यादा भारतीय तानाशाही नहीं थी बिल्कुल भी, ठीक है। उसकी जो कपोल मनगढ़ंत कहानी आती ना, उसकी पोल खोल दी, ऐसा ना झूठ झाट मत बोलो हमारे सामने, ठीक है। ऐसा तो हमारा भारतीय समाज में तानाशाही नहीं थी, ठीक है। 1910 से 1912 में कई लेख प्रकाशित कर
गण राज्यों के अस्तित्व को प्रमाणित किया। इन्होंने बोला कि सुनो कि भारतीय समाज में क्या था, गणतंत्र व्यवस्था थी। कब इन्होंने बताया, 1910 में 1912 के बीच में क्या करा, इन्होंने कई सारे लेख प्रकाशित करे कि गणतंत्रीय व्यवस्था थी हमारे प्राचीन समाज में। ठीक है, हमारे जो राजा थे गणतंत्रीय व्यवस्था को जानते थे। ठीक है, फिर 1924 में हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक में उनके विचार और तथ्यों को प्रकाशित किया है। उन जो अभी इनकी जो पहली पुस्तक थी 1924 में इन्होंने अपनी पुस्तक निकाली जिसका नाम था हिंदू पॉलिटी। ठीक है, उनमें इन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन। जायसवाल के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने प्राचीन संस्थाओं पर आधुनिक दृष्टि भावना की कलाई चढ़ा दी है। ये बोलते हैं कि तुम भाई, कुछ ऐसे इतिहासकार हुए उन्होंने बोला तुम ना यार ज़्यादा ना राष्ट्रीय भावना में चढ़ के ना ऐसा झूठा इतिहास मत बतलाओ। ठीक है, ऐसा मत, हाँ झूठा इतिहास बतला रहे हो तुम, तो ऐसा मत करो। हाँ, तो इन्होंने बतलाया अच्छा झूठा इतिहास बतला रहा हूँ, कभी तो बताता हूँ। इन्होंने प्राचीन इतिहास, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने क्या कर दिया, वो सारा काम कर दिया। ठीक है, इन्होंने बताया गणतंत्रीय व्यवस्था थी, चल निकल, झूठा इतिहास, भारतीय भावना, चल निकल, भारतीय भावना तो है, तो हम भारतीय है, तो भारतीय भावना नहीं होगी तो क्या होगी, हैं। केपी जायसवाल के द्वारा पेश प्राचीन गणतंत्रीय स्वरूप से बड़े स्तर पर लोग इनके मत से क्या हुए, सहमत हुए। यानी कि जो केपी जायसवाल ने क्या मत पेश किया था कि गणतंत्रीय व्यवस्था थी हमारे समाज में। ठीक है, तो उनके इस मत से बड़े स्तर पर लोग क्या हुए, सहमत हुए। हाँ भाई सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो कि जायसवाल जी आप सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमारे समाज में गणतंत्रीय व्यवस्था थी प्राचीन समाज में। ठीक है, तो इन्होंने अपनी अगली पुस्तक हिंदू पॉलिटी क्लासिक प्रकाशित, अपनी अगली पुस्तक प्रकाशित। अब ये खुश हो गए ज़्यादा, अरे भाई हमारी तो क्या हो गई, तारीफ हो गई, अपन तो अब दूसरी भी पुस्तक निकालेगा। अपन क्या निकालेगा, अब दूसरी पुस्तक निकालेगा। केपी जायसवाल जी बोल रहे हैं अपन तो अब दूसरी पुस्तक निकालेगा, उसमें और चढ़ाएगा। ये जो पहली पुस्तक आने से मेरे जो मतलब आलोचना जब पैदा हुए थे, जो मेरी आलोचना कर रहे हैं उसको तो मैं और चढ़ाऊँगा, हिंदू पॉलिटी क्लासिक निकाल दूँगा। अब तो लो और चिढ़ो, बड़ा मेरा आए थे विरोध करने, राष्ट्रवादी लेकर राष्ट्रवादी की कलाई चढ़ा रहे हैं, वो चढ़ा रहे हैं। अभी तुम्हें अगली पुस्तक से सुनो सब काम। चलिए आगे चलते अपन। तो राजनीतिक इतिहास की ओर मोड़, यानी कि कुछ ऐसा लेखक थे वो बोलते थे कि यार क्या राजनीति लगा रखी है, क्यों आपस में आलोचना, वो उसकी आलोचना कर रहा, वो उसकी आलोचना कर रहा, यार इतिहास है पढ़ लो मज़े से। ठीक है, तो ऐसा किसका मानना था कि इतिहास है पढ़ लो मज़े से, ज्ञान के लिए पढ़ो यार, उस समय की गलतियों को सुधारने के लिए। आज ये क्या लगा रखा है कि भाई ये ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं, वो इसके विरोध कर रहा, वो इसका विरोध कर रहा, तो क्या लगा रखा तुम लोगों ने। तो A.L. बेसाम, यानी कि जो A.L. बेसाम थे, जिनकी जन्म हुआ था 1914 से 1986 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी पुस्तक है वंडर दैट वाज इंडिया, यानी कि इन्होंने बोला वाओ क्या इंडिया है। ठीक है, वंडर दैट वाज इंडिया इनकी पुस्तक थी, 1991 में प्रकाशित हुई। ठीक है, D.D. कोसाम्बी भी इन्हीं का समर्थन करते। D.D. कोसाम्बी का जन्म हुआ था 1960 में और 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इन्होंने कब प्रकाशित करी थी, थोड़ा ऊपर बढ़ाता हूँ मैं, 1957। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक प्रकाशित कर दी, यानी आज़ादी के बाद की बात है। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, यानी D.D. कोसाम्बी भी ऐसा मानते थे, क्या लगा रखा भाई, क्यों आलोचना कर रहे हो दूसरों की, पढ़ो मज़े से पढ़ो, हिस्ट्री की जानकारी लो यार, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो इन्होंने निकाली अपनी पुस्तक, यानी कि A.L. बेसाम निकाली वंडर दैट वाज इंडिया, और इन्होंने निकाली एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, आगे पढ़ते अपन। तो अपन को तो आगे पढ़ने से मतलब है, समझ में आना चाहिए और इनकी करतूतें समझ में आनी चाहिए, जो उपनिवेशवादियों की, कि क्या क्या बोल रहे थे अपने बारे में। अच्छा सबक सिखाया अपने भारतीयों ने। A.L. बेसाम के अनुसार अतीत का अध्ययन ज्ञान और आनंद के लिए होना चाहिए, जो अपन ने अभी बताया था ना, वही D.D. कोसाम्बी इनकी बात से क्या थे, सहमत थे। अपना ये क्या हो गया, अपन अब ये चैप्टर समाप्त।
ठीक है, अपना सेकंड चैप्टर समाप्त होगा, अपना अब आएगा थर्ड चैप्टर। उसके लिए बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल अगर ये वीडियो समझ में आ रही ना, तो समझ जो चीज़ हमारे फ़ायदे की है तो उसके लिए सोच विचार नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिल्कुल, ठीक है, बेल आइकन दबा देना, ठीक है। तो ज़्यादा मत सोचना कि दवाओं की नहीं दवाओं, तो सब्सक्राइब कर लेना अगर समझ में आया चैप्टर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन, तो अब अगली बार मतलब अगली चैप्टर में अगली वीडियो में मिलेंगे अपन, ठीक है। तो दोस्तों अपना लास्ट में एक ही चीज़ होती है, जय हिंद जय भारत।